कितने होंठों से तबस्सुम के जनाजे लेकर वक्त हर रोज दबे पाँव गुजर जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़े मुतशक्करम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नॉवल का बकिया पार्ट। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। वो अपने ऑफिस में मौजूद फाइल्स का जायजा ले रहा था। अजीज ने दरवाजा नॉक किया। यस कम इन। उसकी तवज्जो फाइल पे ही जमी रही। भूमि सुकरी वो पढ़ के फारिग हुआ। अजीज हाथ बांधे खड़ा था। क्या हुआ है? शिनवारी से मिल के आया हूँ। फिर क्या बताया उसने? कब रकम अदा करेगा? मेहरान ने फाइल्स बंद कर दी और उठ के खिड़की का शीशा ऊपर की तरफ खोला और बाहर का मंजर देखते हुए पूछने लगा। मैंने उसे बता दिया कि उसकी बेटी बी उससे खफा हो रही है, कि वो उसे भूल ही गया। कह रहा था फैक्ट्री बेच के जो रकम मिलेगी वो अदा कर देगा। कर्ज तो तकरीबन अदा हो जाएगा, पर सालाना जो इंटरेस्ट उस पे लगा है वो कर्ज की कीमत के बराबर ही है। उसके लिए वक्त लगेगा। वो भी अपनी बेटी को याद करके काफी टूटा हुआ लग रहा था। अजीज ने बात मुकम्मल की। इंटरेस्ट का सुन के मेहरान सिगरेट सुलगा कर उसकी तरफ मुड़ा और कश भर के मरगूला हवा में उड़ाते टेबल के करीब आया। कुछ सोचा है मैंने। अगर वो मेरी बात पे राजी हो जाए तो उसका मसला भी हल हो जाएगा और मेरा भी, पर अभी उसे करने दो कर रहा है। बात मुकम्मल करके उसने सिगरेट फिर लबों से लगा ली। आंखों में अनोखी चमक थी। क्या सोचा है? मुझे नहीं बताएंगे क्या? अजीज के माथे मसल के तजस्सुस से पूछने पे वो धीमे से हंस दिया। वक्त आने पे सब जान जाओगे। उसने कहा ही था कि दाइम घोड़े पे सवार तेजी में दरवाजा धकेलते अंदर दाखिल हुआ। मेहरान ने सर झटका और सिगरेट एश ट्रे में झाड़ी। आने से पहले इजाजत भी लेते हैं। अजीज ने उसे देखे बावर किया तो वो हंस दिया और मेहरान की चेयर के सामने वाली चेयर अपनी तरफ घसीट के बैठ गया। मेहरान ने अपनी जगह संभाल ली और अजीज को भी बैठने का इशारा किया। अगली बार इजाजत तलब करके ही आऊंगा। बस ठीक है। गर्दन फेर के उसने अजीज को देखा जिसने आंख झपक के हाँ किया था। कैसे आना हुआ? मेहरान ने कमर की पुश्त चेयर पे टका ली और कश भरते पूछा। थोड़े थोड़े वक्फे से वो सिगरेट के मरगूले हवा में छोड़ रहा था। सफेद चेहरे के मुकाबिल मलगजी सी धुंधलाहट आ जाती। दिल चाह रहा था अपने यार से मिलने का। चाय कॉफी ही मंगा लो। बाहर ठंड देख रहे हो किस कदर हो रही है। वो बोलते हुए वापस अजीज की तरफ मुड़ा तो अजीज चाय और कॉफी का कहने के लिए उठने लगा। मेहरान ने फौरन रिसीवर उठा के अजीज को नजरों ही में बैठे रहने की तंबीहा की। मिस निशा, एक कॉफी और 2 कप चाय मेरे ऑफिस में भेज दें। दाइम उसकी हरकत पे मुस्कुराहट रोक रहा था। वो जब से आया था अजीज को तंग करने का मौका नहीं छोड़ता था। अजीज ने तेवर चढ़ाए कि तमस्खर से दाइम को देखा। क्या गरूर था अजीज को अपने साइन पे। सुना है तुमने राहीम टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है? हाँ, आजकल बस इसी में मसरूफ हूँ। वेयर हाउस गोदाम के लिए भी एक जगह खरीद रहा हूँ। वो मजीद बताने लगा तो मेहरान के माथे पे शिकने उभरी। कोई फैक्ट्री है शिनवारी गारमेंट्स। ओ, कितने में डील कर रहे हो? उसने बिना दिलचस्पी जाहिर किए अदम अंदाज में आम से अंदाज में नाक रगड़ते पूछा। उस जगह की कीमत गिर गई है, पर जो उसका ओनर है वो मुंह मांगी कीमत पे ही फैक्ट्री बेचना चाह रहा है। 4.5 करोड़ में अभी बात चल रही है, पर जगह की निस्बत 3 करोड़ भी बहुत है। वैसे ही वो फैक्ट्री नुकसान में जा रही है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। टेबल पे हाथ रख के वो उंगलियां चलाते बोला, तुम खरीद लो। जमीन की कीमत जब बढ़ जाए तब बेच देना और कोई दूसरा गोदाम सस्ते दाम में खरीद लेना, क्योंकि अभी दाइम को गोदाम की सख्त जरूरत थी। तो मेहरान ने मुखलसाना मशवरा दिया। दाइम ने सर तासुब से हिलाया। इतने में सेक्रेटरी चाय और कॉफी रख के चली गई। मेहरान ने चाय का कप उठा के कुछ सोचते हुए अजीज को देखा। और सुनाओ भाभी कैसी हैं? अजीज जो कप लेने के लिए टेबल के पास आया था और कप उठा के दूसरी चेयर खींच के बैठा था, दाइम के सवाल पे लब दबा के मेहरान को देखने लगा। मेहरान ने सिगरेट फेंक दी थी। मैंने तुमको मना किया है ना
इस बारे में सवाल ना किया करो, वो संजीदगी से बोला। पर दाइम अली को कौन सा फर्क पड़ना था। साईं, मैंने आपका काम भी कर दिया है, घूंट भरते अजीज ने कहा। तो मेहरान सांस भर के रह गया। दाइम ने घूर के उसे देखा, उसका तजस्सुस भर चुका था। कौन सा काम? क्या भाभी जी को फूल वगैरह भिजवाए हैं? उसके कहने की देर थी कि अजीज को बुरी तरह से फंदा लगा। मेरे भाई क्या हो गया? क्या मेरी बात सच है जो तुम खांसने ही लग गए? मुस्कुराते हुए दाइम ने आखिर में निगाह मेहरान पे डाली, जिसको अजीज पे गुस्सा आ रहा था। 11 बज गए थे और वो अभी तक सो रही थी। हलीमा भी दरवाजा खोल के उसके कमरे में दाखिल हुई, जो हीटर चलने से काफी गर्म हो चुका था। उन्होंने रिमोट से टेम्परेचर कम किया और उसके पास आई। लड़की जाग जाओ, आज तो तुम्हारा खास दिन है। क्या सोकर मनाने का इरादा है? हलीमा बी ने उस पे से कंबल हटा के कंधे से हिलाया तो वो करवट बदल गई। रात को वो कोई इंग्लिश बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। कुतब गर्दानी का खासा शौक तो नहीं था, पर कभी कभार वो पढ़ लिया करती थी और ये किताब मेहरान की थी, जो उसने टीवी लाउंज के शेल्फ से हलीमा बी को बताकर उठाई थी। बाहर छोटे साईं आए हैं। जब वो नींद में गरक रही तो हलीमा ने लापरवाही से उसके सर पे बम फोड़ा। उनके कहने की देर थी, वो फटकर आंखें खोल के उठ बैठी। किस खुशी में आया है? मेरा दिन खराब करने? चेहरे पे गिरते भूरे बालों को उसने पूनी की मदद से पीछे जूड़े की शक्ल में बांधा। हलीमा भी उसकी हालत पे हंसने लगी। नहीं आए वो। यार हद करती हैं। एक पल को मुझे बस गुस्से से हार्ट अटैक ही आने वाला था। बोलने से पहले सोच लिया करो। उन्होंने उसे डपटा और साइड टेबल पे से ट्रे उठा के उसके सामने की। ये 1 पाउंड का खूबसूरत सा केक था, जिसपे उर्दू ही में सालगिरह मुबारक रुमाइजा लिखा था और उसके गिर्द चॉकलेट की डेकोरेशन थी। रुमाइजा देखकर मुस्कुरा दी और बाजू उनके कंधे पे फैलाए उनसे लगी। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। उसका माथा चूम के उन्होंने ट्रे बेड पे रख दी और छुरी उठा के रुमाइजा को पकड़ाई। ये केक आपने बेक किया है? छुरी थामे उसने भूमे उचकाए चहक के पूछा। अरे मैं कहाँ इतना अच्छा इसे सजा सकती हूँ, बेकरी से मंगवाया है। चलो अब जल्दी से केक काटो। रुमाइजा ने सर हिलाया और आंखें मींची। वो अनोश, आयशे, नेमत भी और अपने बाबा के साथ हमेशा केक काटा करती थी। उसने सबको खुद में महसूस किया और आंखें खोलने के बाद छुरी केक पे हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे और आसानियां पैदा करे। हलीमा बी ने उसके सर पे हाथ रखा। रूमा ने केक का टुकड़ा उठा के उनकी तरफ बढ़ाया और फिर खुद भी खाया। आंखों के कटोरे किनारों से भीग गए थे। क्या ही होता वो सबके साथ होती। इस बार तो उसने सोच लिया था बर्थडे पर यूनिफेलोज को भी इनवाइट करेगी, पर यही किस्मत है। इंसान सोचता तो बहुत कुछ, पर तकदीर के आगे चलती किस बशर की है। आसमानी रंग का कॉटन का सादा खूबसूरत जोड़ा उसने पहना था। बाल हमेशा की तरह कंधे से थोड़ा नीचे गिर रहे थे। जोहर पड़ के वो कमरे से बाहर निकली। कुदरती गुलाबी होंठ, जिन्हें किसी किस्म के बनावटी रंग की जरूरत नहीं थी। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत लड़की थी। मैडम, ये आपके लिए आया है। माली बाबा ने फूलों का एक गुलदस्ता उसके आगे किया। हलीमा भी थी नहीं, वो दरवाजे के बाहर खड़े ही आवाजें लगा रहे थे। रुमाइजा पैरों में चप्पल अड़स के शानों पे शाल दुरुस्त करती दरवाजे के पास गई और उनसे गुलदस्ता ले लिया। किसने भेजा है ये? उसे ताज्जुब हुआ। फूलों से लदा हुआ काफी भारी गुलदस्ता। माली बाबा ने ला इल्मी का इजहार किया तो सार इस बात में हिलाते गुलदस्ता उठाए लाउंज में आ गई। गुलाब और धतूरा के लाल और सफेद फूल और फासले फासले पे लिवेंडर के फूल भी लगे थे। वो खूबसूरत सा गुलदस्ता अपनी जानिब उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब हुआ था। उससे उठती खुशबू से रुमाइजा के अंदर बेचैनी भर गई। उसने एक जिस्त में चेहरा करीब करके खुशबू खुद में उतारी तो नजर साइड में टेप से चिस्पा छोटे से कार्ड पे गई। उसने गुलदस्ता दाएं बाजू में पकड़ा और बाएं हाथ से कार्ड निकाल के भूमे माथे के दरमियान लाए कार्ड निगाहों के सामने किया। हैप्पी बर्थडे माय लव। पहली सतर पढ़ के उसकी सांस थम सी गई। अगली सांस उसने जबरदस्ती खींच के ली थी। फूलों की बहार दिल पे पड़ती महसूस हुई। उसने गुलदस्ता दाएं बाजू में पकड़ा और बाएं हाथ से कार्ड निकाल के भूमे माथे के दरमियान लाए कार्ड निगाहों के सामने किया। हैप्पी बर्थडे माय लव। पहली सतर पढ़ के उसकी सांस थम सी गई। अगली सांस उसने जबरदस्ती खींच के ली थी। फूलों की बहार दिल पे पड़ती महसूस हुई। ना
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 20th बर्थडे। ये दूसरी सतर थी जो कार्ड के दूसरे हिस्से पे लिखी थी। उसे कैसे पता कि वह 20 की हुई है? फिर उसे ख्याल आया उसको सब ही मालूम होगा, सारा बायोडाटा निकलवा चुका होगा। उम्र क्या है तुम्हारी? 20। वो मंजर जहन में घूमा तो होंठों के करीब मुस्कुराहट आ गई। उसने सर झटका और आखिरी सतर पढ़ी। सतर नहीं, बस अंग्रेजी में एक लफ्ज लिखा था, सॉरी। उसने पढ़ा और बुरा सा मुंह बनाया। ये भी कोई तरीका था? इतना कुछ सुनाने के बाद आखिर में सॉरी बोल दो। मेरान पे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, पर गुलदस्ता देखकर पता नहीं क्यों उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। कुदरती चीजों से उसे बड़ी उनसियत थी। वो गुलदस्ते से उठती खुशबू से महफूज हो रही थी। कुछ भी सोच के दिमाग खराब करने का इरादा कतई नहीं था। वो ढीठ इब्ने ढीठ था। कुछ भी बोलो, पर उसकी मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी, और उस मोहब्बत से दिखाने के उसे बड़े सादे से तरीके थे। रूमा ने कार्ड बंद किया तो पीछे में कुछ लिखा था, फ्रॉम किडनैपर टू। नजर ने मजीद नीचे सफर किया। उर्दू में बिल्कुल पहले जैसा ही रोम लिखा था। बेसाख्ता उसके चेहरे पे मुस्कुराहट घुल गई। व्हाट द हेल, Why I am smiling? He must go to hell and कार्ड वापस गुलदस्ते में लगा के वो उलझ के गुलदस्ता सोफे के सामने बिछी मेज पे रख के बैठ गई। गुलदस्ता मुसलसल उसे अपनी जानिब राग़िब कर रहा था। वो एक नजर गुलदस्ते को देखती, फिर सर झटक के निगाह हटा लेती। आखिर को उसने दांत पीसे। उम्र क्या है तुम्हारी? 20। वो मंजर जहन में घूमा तो होंठों के करीब मुस्कुराहट आ गई। उसने सर झटका और आखिरी सतर पढ़ी। सतर नहीं, बस अंग्रेजी में एक लफ्ज लिखा था, सॉरी। उसने पढ़ा और बुरा सा मुंह बनाया। ये भी कोई तरीका था? इतना कुछ सुनाने के बाद आखिर में सॉरी बोल दो। मेरान पे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, पर गुलदस्ता देखकर पता नहीं क्यों उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। कुदरती चीजों से उसे बड़ी उनसियत थी। वो गुलदस्ते से उठती खुशबू से महफूज हो रही थी। कुछ भी सोच के दिमाग खराब करने का इरादा कतई नहीं था। वो ढीठ इब्ने ढीठ था। कुछ भी बोलो, पर उसकी मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी, और मोहब्बत दिखाने के उसके बड़े सादे से तरीके थे। रूमा ने कार्ड बंद किया तो पीछे भी कुछ लिखा था, फ्रॉम किडनैपर टू। नजर ने मजीद नीचे सफर किया। उर्दू में बिल्कुल पहले जैसा ही रोम लिखा था। बेसाख्ता उसके चेहरे पे मुस्कुराहट घुल गई। What the hell? Why I am smiling? He must go to hell and कार्ड वापस गुलदस्ते में लगा के वो उलझ के गुलदस्ता सोफे के सामने बिछी मेज पे रख के बैठ गई। गुलदस्ता मुसलसल उसे अपनी जानिब राग़िब कर रहा था। वो एक नजर गुलदस्ते को देखती, फिर सर झटक के निगाह हटा लेती। आखिर को उसने दांत पीसे। इतने में हलीमा बीबी आ गई। तो तुम्हारा तोहफा आ गया, कैसा लगा तुम्हें? आपको मालूम था? नाखून चबा के वो अपनी बेचैनी छुपा रही थी। हाँ, आज साईं मसरूफ हैं, वरना लाजमी आते और खुद विश करते। बताओगी नहीं तोहफा कैसा लगा? उसने हलीमा बी को देखा, जो जानबूझकर उससे पूछ रही थी। वो सब समझ रही थी। अच्छा है, उसने बेतासुर अंदाज में शाने उचका दिए और खड़ी हो गई। मैं पानी पी के आती हूँ। वो बालों को कानों के पीछे करती खड़ी हो गई। ये गुलदस्ता तो ले जाओ, अपने कमरे में रख लो। तोहफे की बेकदरी ना करो, ना जाने उन्होंने कितने जज्बात से तुम्हें भेजा हो। अल्लाह अल्लाह, हलीमा भी बस करें, ले जाती हूँ मैं ये। वैसे इसके दिए तोहफे की जरूरत नहीं मुझे। अगर तोहफे में आजादी दे देता तो क्या ही बात होती। पैर पटक के वो गुलदस्ता उठाती लाउंज से निकल गई। दोपहर तक वो दोनों घर पहुंच गए थे। मुराद आयशा को घर ड्रॉप करके वापस चला गया। शाम में उसने चक्कर लगाया था, फ्रेश हुआ और 10-15 मिनट जरपाश के पास बैठ के उनसे दुआएं समेटता प्लान के मुताबिक मिशन के लिए निकल गया। आयशा नेमल के साथ लाउंज में बैठी मूंगफलियां खा रही थी और नेमल ने कोई एक्शन मूवी लगा दी थी। वो इन दोनों से भी मिलकर गया था। सर, आर यू श्योर? पुलिस पते पर पहुंच गई थी और इसी तरह खुफिया तरीके से मिशन को सर इंजाम देना था। 110% श्योर। तुम इस मैसेज को बेकार ना समझो। यकीनन मार्गन के किसी करीबी दुश्मन का ये काम है और हमारा काम आसान हो गया। मेरी छठी हिस्स कह रही है वो यहाँ लाजमी आएगा, पर अब वापस सिर्फ जेल जा सकेगा। मुराद ने गन लोड करते कहा। वो और उसकी टीम बिना बूटों की चाप के उस सुनसान जगह बने गोदाम की तरफ कदम बढ़ा
مراد نے میسج موصول ہونے کے بعد اپنے خبری کو اطلاع دی تھی، جس نے پتہ لگا کے معلوم کیا تھا وہ میسج کوئی فریب نہیں، سچ ہے۔ یہ مارگن نامی شخص ملک کا سب سے بڑا اسمگلر تھا جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کرتا تھا، جن کا نشانہ کئی ملکی اور غیر ملکی معصوم لوگ بنتے تھے۔ پولیس پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی اور اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز کو بھی چالاکی سے ان لوگوں نے گرفتار کیا۔ 3 کے اشارے پہ ہم اندر داخل ہوں گے، مراد نے گن سامنے کی طرف کرتے کہا اور پلٹ کے تاکید کرتا دروازے کی طرف بڑھا جو ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر 3-4 نفوس گول ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، درمیان میں ایک سفید بلب روشن تھا۔ آج صرف وہ مارگن کو ہی نہیں پکڑتا بلکہ اس کے ساتھ سودا کرنے والے کی بھی گرفتاری لازمی تھی۔ اس معمولی سی کھلی جھڑی میں سے چہرے تو نظر نہ آئے پر سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ 9 بج کے یہ بے وقوف ASP اب تک نہیں آیا۔ سفید شلوار قمیض میں ایک شخص سوچتے ہوئے وہاں آیا اور ان سب کے درمیان بیٹھ گیا۔ یہ تمہاری رقم، بس دھیان رکھنا کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو۔ مارگن کے کام کی کبھی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اس نے جیسے فکر سے آزاد کرنا چاہا تو مقابل نے سر اس بات میں ہلایا، ویسے مجھے یہ سودا بنتا نظر نہیں آ رہا تھا، پر تم نے آ کے تو مجھے حیران کر دیا۔ کافی سمجھدار ہو، گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے، اپنا منہ بند رکھو۔ یہ آرگنز ہم رکھ نہیں سکتے، تم ان کی ڈیلیوری سیدھا ہسپتالوں میں کرو گے۔ اس شخص نے تحکم سے اسے آگے کی آگاہی دی۔ وہ یہ آرگنز مارگن سے بلیک میں خرید کے ہاسپٹل والوں کو شناخت بدل کے آرگنز زیادہ دام میں بیچتا اور بلیک مال کو وائٹ میں تبدیل کرتا۔ مارگن کو سب سمجھ آ گیا۔ ایسا وہ کئی دوسرے گاہکوں کے لیے کر چکا تھا اور کسی کو اس پہ شک ہوا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلی سپلائی کب کروں؟ مارگن مسکرا کے بولا تو مقابل کا کہکا گونجا۔ پہلے یہ کام کر دو، میں یہاں صرف تمہاری بے حد عجیب ضد پہ آیا ہوں، ورنہ میرے آدمی رقم تم تک پہنچا دیتے۔ میز پہ وہ تھوڑا جھکا تھا، بلب میں اس کا چہرہ مزید روشن ہو گیا۔ صاحب جی، میرے دھندے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ پیسہ اسی کے ہاتھ سے لیتا ہوں جس کو مال بیچ رہا ہوں۔ میں کسی کے بھی آدمیوں سے سودے بازی نہیں کرتا، جس کا سودا ہے اس سے ملے بغیر میں ڈیل پکی نہیں کرتا، اور آپ کو تو پھر بھی رعایت دی، ہاتھ کے ہاتھ سپلائی کرتا ہوں۔ باہر مال لوڈ ہے، تم جہاں کہو گے ہم پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد حساب بند اور نیا حساب شروع۔ ٹیبل پہ کئی گلاس رکھے تھے جس میں ایک مخصوص حرام جام موجود تھا۔ اپنے آگے رکھا گلاس اٹھا کے مارگن نے منہ سے لگایا اور کہکا مارتے بولا، میرے بھی کچھ اصول ہیں، میں اپنے کام ایسے انجام دیتا ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اگلی بار پیمنٹ میری جگہ میرے آدمی ہی تم تک پہنچا دیں گے۔ وہ شخص بول کے کالی چادر خود پہ ڈالتے حکم دیتی نگاہوں سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ تیسرے شخص کی نگاہیں اس کے ارتکاب میں اٹھی۔ 1 2 3 فائر! مراد کے اشارے پہ پولیس دروازے کو دھکا مارتی اندر داخل ہوئی اور اپنی آمد کا بتانے کے لیے 2-3 فائر کیے اور اندر بھی پھیل گئی۔ اس ملگجے روشن گودام میں اب پولیس کی تیز ٹارچ کی روشنی کی شعاعیں ان چاروں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مراد نے ٹارچ نیچے کی تو مارگن کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مارگن نے بھی بندوق اس پہ تان لی تھی، وحشت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ تو بلی ڈھونڈتے ہوئے آ گئی، وہ تنزیہ گن سے نشانہ لیتے بولا، مارگن خود کو ہمارے حوالے کر دو، تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ پیچھے سے آفیسر نے بلند آواز میں کہا۔ مراد کی نظر ان باقی نفوس پہ پڑی۔ اس نے سب کے چہرے پہ لائٹ ماری تھی اور دوسرے ہاتھ سے گن کا نشانہ مارگن کا تھا اور باقی آفیسرز کے نشانے پہ 2 لوگ۔ ایک اور تھا، وہ مارگن کے پیچھے تھا اور کسی ہیولے کی طرح وہ مارگن کی اور سے ہاتھ کھڑے کرتا سامنے آیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ مراد نے چہرے دیکھنے کی چاہ میں ٹارچ آہستہ آہستہ نیچے کی اور سامنے بے خوف شخص کو دیکھ کر اسے 440 وولٹ کا جھٹکا ہی لگا، جس نے بے نیازی سے باقی کے تمام اہلکاروں پہ نگاہ ڈالی تھی۔ آنکھوں میں غرور اور بھی بہت کچھ تھا جو پہلے کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ میران جا!
उसे देखकर मुराद ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। उसका वजूद साकत हो गया। ये मंजर भी उसको कभी देखने को मिलेगा, ये ख्याल उसके वहमो गुमान में भी न आया था। वो बेयकीनी हैरत के मिले जुले तासुर के साथ वो उसके करीब बढ़ता गया। मेरान की इधर मौजूदगी से ये बात जाहिर हो रही थी, वो भी यहाँ ऑर्गन्स की सौदागरी करने आया था। फिल वक्त सोच के किसी भी नतीजे पे पहुंचा नहीं जा सकता था। मेरान का यहाँ होने और सोच के कई पहलू छोड़ रहा था। मुराद आवाज तो पहचान नहीं सका था, पर बाहर से दबी दबी सरगोशियां सुन ली थी। वो तनी रगों के साथ मेरान की तरफ बढ़ता गया। वो आर्गन जिस पे निशाना तारी होने लगा था, उसने मुराद पे फायर किया, पर कबल अज पीछे से खुर्शीद ने उसके बाजू पे गोली मार दी, जिसके नतीजे में मार्गन का निशाना चूक गया। मुराद को किसी की नजरें खुद पे जमी महसूस हुई। उसने बाएं जानिब देखा तो एमएन ने तुफैल तमस्खर से उसे और मेरान को देख रहा था, जबकि पुलिस एहलकार उसके हाथों में हथकड़ी डाल रहा था। बाजू की तकलीफ में तड़पते मार्गन को भी अरेस्ट कर लिया गया और बाकी ऑफिसर्स गोदाम की पिछली तरफ आ गए और ट्रक के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया और पूरी जगह सील कर दी। तो मेरान साहिब पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर ये सब करते फिर रहे हैं। मुराद का लहजा तलख और तंजिया था। उसे बेहद अफसोस हुआ था, पर जहन पे सब कबूल करके भी नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह उलझ गया था। मेरान के लबों पे कुफल लग चुका था। वो मुराद को देखता रहा। माहौल में अजीब सा सन्नाटा राज कर रहा था। ये रात जैसे लोगों के चेहरे पे से निकाब हटाने के काम आई थी। तुम मुझे जाने दो, तुम जो मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारी प्रमोशन भी हो सकती है। मेरान टेबल की तरफ से घूमता हुआ उसकी तरफ आया। मुराद ने गन जो उस पे तान रखी थी हाथ नीचे कर लिया। दुनिया की ऐसी कोई दौलत नहीं जो मेरे ईमान को खरीद सकती हो। मुझे नहीं मालूम था बड़ा शिकार इस तरह यूं आसानी से मुझे मिल जाएगा। वो फनकारा तो मेरान ने तौक़ुफ़ से सांस खारिज की। जानता हूँ तुम मेरे बाप के पीछे पड़े हो और अब तो तुमने मुझे भी ना बख्शने का फैसला कर लिया होगा, पर मेरी मानो हमारे रास्ते से हट जाओ, सवाए खुवारी के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। एएसपी मेरान के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मुराद का लहू चेहरे पे झलकने लगा। उसने दुरुस्त निगाह उस पे डाली। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, उसकी पुरसुकून निगाहों में देखते हुए मुराद ने पुरयकीनी से कहा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ हथकड़ी निकाल के मेरान के सामने की। कितना अच्छा होगा जब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। वो आंखें छोटी करते बोला तो मेरान हंस दिया। उसका ये इत्मीनान मुकाबिल को तपाने के लिए काफी था। मुराद ने हथकड़ी उसके हाथ में डालनी चाहिए थी। पीछे से डीआईजी की आवाज ने उसे रोक दिया। व्हाट आर यू डूइंग? मुराद, जाने दो इन्हें। वो चलते हुए करीब आए तो मुराद को उनकी बात पे अचंभा हुआ। सर, मुजरिम की असली जगह जेल है, उसने बावर करवाया। शट अप मुराद। मेरान साहिब माजरत, जवान खून है, आप समझ सकते हैं, आप जा सकते हैं, डीआईजी इब्राहिम ने आजिजी से कहा। मेरान ने आंख झपकाई और बिना कोई वजाहत दिए वहां से अपनी मखसूस चाल चलता निकल गया। पीछे खड़े तुफैल ने नफरत से उसे देखा। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भौंचा हुआ था। सर, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? पीछे खड़े तुफैल ने नफरत से उसे देखा। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भौंचाया हुआ था। तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? ये सही वक्त नहीं। हमने स्मगलर को पकड़ने के लिए ये केस तुम्हें दिया था ना, केस जुल्फकार जा के बेटे को। पर सर, हमारा अगला केस इन्हीं से जुड़ा है। तुम मेरान जा के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। वो इश्तियाल अंगेजी से उसको बावर कराने लगे। मुराद देखता रह गया। मेरान ने दरवाजे से पलट के निगाह डीआईजी पे डाली और गहरी मुस्कुराहट छोड़ के मुराद को जलाता हुआ निकल गया। मुराद ने मुठ्ठियां भींच ली। डीआईजी का हुक्म बजा लाना जरूरी था। फिलहाल वो अपनी पोस्ट के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। आगे उसे मजीद उन जैसे सांपों के चेहरे दुनिया के सामने लाने थे। डीआईजी को जुल्फकार साहिब की पुश्त पनाही हासिल थी। उसे अब यकीन हुआ चला था। टीम का हिस्सा तो वो पहले दिन से थे,
पर कई बार उनकी मशकूक बातों और हरकत को मुराद ने नोट किया था। मेरान के हवाले से एक अंदेशा उसके जहन में उमड़ आया। वो सोचने पे मजबूर हो गया। दिल कुछ और कह रहा था पर दिमाग कुछ और आंखों ने जो देख लिया था मेरान पे यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो इसी कश्मकश में स्टेशन पहुंचा और मजीद पूछ गुछ की कार्रवाई के लिए तमाम अफराद से पूछ गुछ की। आखिर में वो MN तुफैल के पास आया। मुराद ने कुर्सी खींची और टेबल पे कोहनियां जमा के बैठ गया। तुफैल के तेवर बिगड़े हुए थे। MN साहिब, आप पे तो बाखुदा पहले से ही नजरें जमी थी। जरा खुद बताना पसंद करेंगे कि वहाँ क्या कर रहे थे? ASP ज्यादा खुश ना हो, मैंने ही तुमको वहाँ बुलाया था। उसकी बात पे मुराद ने कोई तासुर ना दिया पर दिल पे एक घूंसा सा पड़ा। वो शायद कुछ और समझ रहा था। क्या मतलब है इस बात का? मैसेज भूल गए क्या? और तुमने ऐसा क्यों किया? वो बज़ाहिर खुद को नॉर्मल रखे हुए था और उंगलियां चलाता टेबल पे वक्फे वक्फे से ठोंक रहा था, छोटे जा को पकड़वाने के लिए, लेकिन वो बच निकला। उसका असली रूप दिखाना था जो तुम देख चुके हो। पूरी बात बताओ। तुमने बुलाया और खुद भी वहां चले आए। ये दलेरी जरा हजम नहीं हुई। वो बड़े साईं के साथ मिल चुका है और ऐसा कब कैसे हुआ इसका इल्म मुझे नहीं। जब मुझे भी साथ चलने का कहा तो मैंने सोच लिया था अपनी तमाम बेइज्जती का जवाब भरपूर तरीके से दूंगा। मुराद की पुरसोच निगाहें उस पे जमी थी जो तुफैल की नफरत की आग में हैरान भी थी। किस बात का बदला? वो टेबल पे झुका। उसने हमेशा मुझे 10 लोगों में बेइज्जत किया है। उसके मुताबिक मैं गद्दार हूँ और अब वो खुद क्या करता फिर रहा है वो कुछ नहीं। मैंने पता लगा लिया था। इस गोदाम से एक सुरंग थोड़े फासले पे खुलती है। मैंने 9:30 बजे तक तुम्हारा इंतजार किया। मैं बहाने से वहां से उठ गया था और छुप चुका था पर तुम ना आए। खैर, तुम अब भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। क्या जानने आए हो मुझसे? उसने नजरों से ऊपर ता नीचे मुराद का जायजा लिया। वो ऑफिसर जिसने मार्गन नामी होशियार स्मगलर को आखिरकार रंगे हाथों हिरासत में लिया था, उसने जबरे भींच लिए। मुराद का चेहरा पुरसकून था। जिसको तुम माल बेचते हो उन सब के नाम हमें बताओ। और इससे पहले ये कि वो अभी अपनी बात मुकम्मल करता, मार्गन बोल उठा। मेरान जा के बारे में पूछ रहा है ना? लबों की तराश पे मुस्कुराहट रुक गई। हैरान तो मैं भी हुआ था उसके आने का सुनकर। उसका बाप आना नहीं चाह रहा था और मैं डील कैंसिल करने लगा था। फिर उसने रकम समेत अपने बेटे को भेज दिया। तुमने हमको अरेस्ट कर लिया है, पर क्या लगता है कब तक यहाँ रख सकोगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरान को अरेस्ट नहीं किया गया? लगता है निशाना ढंग से उतरा नहीं। मुराद उसके चेहरे के रंग उड़ा के सुकून से कुर्सी पे विराजमान हुआ। उसका मतलब कि उसने ढोंग रचाया है? मार्गन ने मुट्ठी भींच के मुराद की आंखों में देखा। मजा अब आया। तुम यहाँ बैठ के सोचते रहो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे खरीदारों की लिस्ट अगली मुलाकात में तुमसे लूंगा और बाहर निकलने का ख्वाब ना देखना। तुम्हारे जैसे मुजरमों के लिए जेल में खसूसी इंतजामात किए हुए हैं। मुराद आंख दबा कर कहता मार्गन को सवालों के घेरे में डाल के बाहर निकल गया। मार्गन और तुफैल दोनों से पूछ कुछ करने के बाद अब सोच का रुख कहीं और मुड़ गया। वो अपने कैबिन में चला आया और चाय मंगवाई। सर, बाहर मीडिया वाले आ चुके हैं, खुर्शीद ने आके बताया। मुराद ने सर्द आह भरी। 2 दिन की सफर की थकन और फिर अब ये सब। आज रात तो वो घर जाने का इरादा नहीं रखता था। मार्गन के साथ MN भी पकड़ा गया है। क्या इनको इस बात की खबर है? उसने सर दबाते पूछा। खुर्शीद ने नफी में सर हिलाया। तो इनको बेखबर ही रखो। कुछ देर में तुफैल की जमानत हो जाएगी। मैं रोक नहीं सकता। इसको और जुल्फकार जा को अगली बार निशाने में लूंगा। हो सकता है ये तुफैल नफरत की आग में हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। खैर, तुम्हें मालूम है DIG साहिब भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो फाइल में सर दिए हुए था। खुर्शीद ने सुन के निचला लब दांतों से कुचला। शक था मुझे, वो हमारी टीम में है। उनके होते हुए हम अपने केस पे काम कैसे करेंगे? मेरान को उन्होंने जाने दिया। जाहिर है वो उसके साथी हैं। अगर मैं तुफैल की बात ना सुनता तो कह देता कुछ हमसे छुपा है।
پر اب سب سامنے ہے، ہر ایک یہاں بڑی گیم نکل کے آتا ہے۔ ہم باقی سیاستدانوں پہ تو ہاتھ مار لیں گے، پر ذوالفقار جاہ کے لیے DIG مشکلیں پیدا کر سکتا ہے۔ سر ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ صرف میران کے ساتھ ہوں، جیسے ہم بھی تو میران جاہ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ میران کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو ملک کے لیے خون پسینہ بہا رہے ہوں۔ یہی تو تم خود سوچو، ایک شخص جو اپنے ایکسیڈنٹ کے وقت تک سچا اور اچھا رہا، اس سے پہلے ہی دونوں باپ بیٹے کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، اور پھر اس نے خود اپنے باپ کی منی لانڈرنگ رکوا دی، اور اب ایسا کیا ہو گیا جو وہ ان کے ساتھ مل گیا؟ مجھے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا۔ چائے کا کپ اس نے لبوں سے لگا لیا۔ خورشید سوچ میں پڑ گیا۔ اب ہم کسی پہ یقین نہیں کر سکتے سر۔ بالکل، ذوالفقار جاہ کی تمام پراپرٹی کالے دھندوں کا علم میران کو لازمی ہوگا، پر اب وہ کسی قیمت ہماری مدد نہیں کرے گا، یہ بات واضح ہے۔ اب ہم ہی ثبوت ڈھونڈیں گے، اور اس کیس سے ہٹ کے ایک کام اور وہ وجہ تلاشنی ہے جس کے لیے میران اور ذوالفقار میں صلح بندی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے جاننے کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے۔ اس سب تبدیلی کے پیچھے لازماً کوئی وجہ ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے مکمل وثوق سے کہہ رہا تھا۔ دماغ اب بھی میران پہ اٹکا تھا۔ آخر وہ کیسے ذوالفقار جاہ کے ساتھ مل گیا؟ کیا وجہ ہوگی جو میران نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ اسے میران کی آنکھوں کی سچائی بھولتی نہیں، پر دوسری جانب وہ مغرور مسکراہٹ بھی ذہن میں برف کی طرح جم گئی تھی۔ یقین کرتا تو آخر کس پہ؟ مسجد سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سورج نکل آیا۔ بنگلے کے ملازم حسب معمول کاموں میں لگ گئے۔ باہر نکھرتا موسم کافی دل عزیزی کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، پر اندر ذوالفقار جاہ غصے سے بھرے ہوئے حال میں صوفوں کے گرد کمر کے ساتھ ہاتھ باندھے بنا رکے کافی دیر سے چکر کاٹ رہے تھے۔ طفیل کی ضمانت ہو چکی تھی۔ میران نے فون کال پہ سارا واقعہ انہیں سنا ڈالا تھا، اور صبح فجر کے بعد بنگلے میں اس نے قدم رکھا تھا۔ ذوالفقار کو دیکھ کر ہی رک گیا۔ گردن سے چادر اتار کے صوفے پہ رکھی، کمر ٹکا کر آنکھ موند کر صوفے پہ دراز ہو گیا۔ ذوالفقار جاہ نے ہنکارتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے یہ؟ وہ غصے سے لبریز استفسار کرنے لگا۔ کیا بابا سائیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی آپ کی ہے جو اس طفیل کو ساتھ لے جانے کا کہا، مجھ پہ بھروسہ نہ کیا، اور اس دوگلے انسان پہ کر لیا جس نے مجھ سے نفرت کی، خاطر آپ کے نقصان تک کا نہ سوچا۔ میں نے مخبری نہیں کی تھی، طفیل نے کی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے چھوتا وہ آرام سے بولا۔ کچھ نہ بھی کرتا تب بھی باپ کو اسی پہ شک ہوتا تھا۔ ذوالفقار جاہ نے ایک پل خود کو کوسا کہ کیوں اپنے چراغ کے جن بیٹے سے ڈیل کی۔ شکر ہے DIG وہاں تھا، ورنہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر لیتا۔ صوفے پہ دراز حالت میں ہی تھوڑی سہلاتے وہ بولا۔ اسے اپنے علاوہ جیسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ طفیل کی ضمانت کروا لی؟ میرے حساب سے تو اسے سرنے دے وہیں۔ اس نے کن پٹی سہلائی۔ ذوالفقار نے غصے سے اسے دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل۔ کئی راز اس کے سینے میں دفن ہیں۔ اگر اس نے دشمنی میں آ کے اس ASP کے آگے راز اگل دیے تو بربادی سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ پہلے تو وہ میران پہ غصہ تھے، اور اب جب معلوم ہوا کہ طفیل نے غداری کی ہے تو اب ان کا BP شوٹ ہونے لگا۔ ریلیکس، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا۔ میں امید کرتا ہوں ہماری ڈیل اب بھی قائم ہوگی۔ وہ اٹھ کے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ذوالفقار نے کچھ اس کی آنکھوں میں کچھ کھوجنا چاہا۔ یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم طفیل جیسی حرکت نہ کرنا۔ آپ نے کہا کہ مارگن سے ملاقات کرو تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صرف آپ کو یقین دلانے کی خاطر میں وہاں گیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اب آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے۔ مجھے میرے بیٹے کی خوشی قبول ہے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کا کندھا تھپکا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے بھی مجھے افسوس رہے گا آپ نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا۔ اس کا چہرہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے ذوالفقار جاہ کے لب سکڑے۔ باپ بیٹے نے مکمکا کر لیا تھا۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ تبھی شمس طفیل کو اپنے ساتھ لیتا ہوا اندر آیا۔ ذوالفقار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میران نے سرد نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ طفیل، تمہارے خون میں نمک حرامی کب سے آ گئی؟ تم نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ غصے سے پھنکارے۔ سائیں، میں نے آپ کے لیے خود کی جان بھی کئی بار خطرے میں ڈالی،
पर आखिर मुझको क्या मिला? मुझे हमेशा उसने पार्टी से बाहर निकालना चाहा। मैं चोर हूँ, मैं घटिया हूँ, मैं बेईमान, पर ये खुद क्या है? ये वही है ना जो दुनिया के सामने अच्छाई का ढोंग रचाता और पीठ पीछे आपके साथ मिलकर तमाम गलत कामों का हिस्सा बन रहा है। गलत तो ये आपको भी कहता है था, पर अब उसने अपना ईमान बेच डाला सिर्फ किसी लड़की की वजह से। और आखिर में तुफैल ने कई इल्जामात के साथ जहर भरा तीर जो आखिर में चलाया वो मेरान का दिल चीर गया था। वो दांत पीस के उसकी तरफ लपका। बकवास बंद करो अपनी। क्या हुआ छोटे साईं, सच ज्यादा ही करवा लग गया क्या? नाम है उस लड़की का। अभी तुफैल मुंह से मजीद जहर उगलता मेरान ने अपने मजबूत हाथ का घूंसा उसके मुंह पे झड़ दिया। हाँ, मैं बेईमान हूँ, बेच दिया मैंने अपना ज़मीर, पर किसी को हक नहीं कि वो मेरी मोहब्बत का जिक्र अपनी गंदी जुबान से करे। उसका गिरेबान मेरान ने दबोच लिया था। झटके से दूर फेंका और जुल्फकार जा को देखा। देख ली इसकी असलियत। मैं तो हमेशा बकवास करता आया हूँ कि निकाल लें इसको, बिला वजह सर पे चढ़ाया हुआ है। आज अपनी औकात भूल गया है। तुफैल की तरफ इशारा करते कहा। उसका तेज था और दूसरी तरफ जुल्फकार जा का सबर। उसकी मोहब्बत के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे और अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए उसने बाप के आगे घुटने टेक दिए थे। पर फिर भी हर बात में उसकी मनमानी चल रही थी। लग तो ऐसा ही रहा था वो गुस्सा जितना करने से गुरेज करता था, उसके गिर्द लोग उसके गुस्से को उतना ही भड़काते थे। अव्वल तो वो पुरसकून दिखाई देता था, पर चंद मामलात में उसका गुस्सा उस पे हावी हो जाता था। जैसे एक उसकी जात पे कोई उंगली उठाए, दूसरा रुमाइजा। अजीज जो इस तमाम वाक़ये से बेखबर था, शोर सुन के अंदर दाखिल हुआ और उसे हैरत के झटके लगते रहे। तुफैल ने होंठ से रस्ते होंठ पे हाथ रखा और उसके मुकाबिल आया। जिस चिड़िया को पाने की तुम कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी मेरान जा। और ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये भी तुम्हारे कुछ काम ना आएगा और दुनिया तुम बाप बेटों का असली रूप देखेगी। खुद पे उठे हाथ का बदला लेने की गर्ज से वो नफरत अंगेजी से बोला। मेरान के नथने फूल रहे थे, माथे की रगें तन गई। उसने गहरी सांस भर के खुद को नॉर्मल किया और जुल्फकार तुफैल की बदजुबानी पे शुशद्दर थे। ठीक है, लोग देख लेंगे। कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बेटी पढ़ती है मुझे मालूम है। तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में जाता है, किधर उठता बैठता है, ये भी मेरे इल्म में है। तुम्हारी बीवी कौन सा इंस्टीट्यूट चलाती है वो भी मालूम है। मेरान उसके शाने झाड़ते हुए तमानियत से बोला और सोफे पे बैठ गया। तुफैल के चेहरे के रंग फीके पड़े। तुम जा सकते हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हिसाब देना होगा तुफैल, तुम्हें हर चीज का। मेरान की धमकी के बाद जुल्फकार ने ठंडा होकर कहा। तुफैल तेवर चढ़ाता तन फन करता बाहर निकल गया। मेरान की नजर अजीज पे पड़ी जो दंग खड़ा था। फरीद 10 मिनट में चाय कमरे में पहुंचा देना। खानसामा को हुक्म सुनाते वो ऊपर सीढ़ियों की जानिब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अजीज उसके पीछे ही सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मेरान ने कमरे में जाके कुर्ते के बटन खोल के कफ के लिंक्स जो ऊपर चढ़ा रखे थे वो नीचे किए। बालों में हाथ चला ही रहा था। अजीज कमरे में इजाजत तलब करते आ गया। वो कई सवालों में घिरा था। जो भी तुमने नीचे देखा और सुना सब सच है। मेरान ने जैसे उसके लिए आसानी कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा कर चुका हूँ। कोट जो वो कंधे पे डाल के लाया था, उसकी जेब से अपना मोबाइल निकाला और कहा, खैर तुम किस्मत देखो मेरे हाथों बाबा साईं का काम पूरा हो ही ना सका। वो हंस दिया। वो आगे जो बोलेंगे इसी तरह आप करते जाएंगे। हाँ, पर मैं उनकी तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वालों में से नहीं। डील की है मैंने उनके साथ। वो बेहतर ताल्लुकात अमन चाहते हैं तो हमने मुकमका कर लिया। वो रुमाइजा को बखुशी कबूल करेंगे और जो बदला लेने का जनून उनके सर पे सवार था उसे खत्म करेंगे। और मैं उनकी इस अनायत पे थोड़ी नरमी कर ही सकता हूँ। आखिर को मेरे बाप हैं वो। ये खुद गर्जी है आपकी, मैं नहीं मानता ये आपके अल्फाज हैं। अजीज, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं मोहब्बत की जंग लड़ रहा हूँ और अब मुझे हर सूरत फतह का झंडा मोहब्बत की दहलीज पे लहराना है। अगर मैं खुद गर्जी दिखा रहा हूँ तो ऐसा ही सही। बेफिक्र रहो, नुकसान किसी का नहीं होगा। नुकसान आपके जमीर का हो रहा है। क्या ये आपके अंदर शोर पैदा नहीं कर रहा? मैं फख्र से कहता हूँ मेरे साईं ईमानदार हैं। मुझसे ये हक मत छीने। अजीज, बस जज्बाती मत बनो।
میرا فیصلہ اٹل ہے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ایک بار تمہاری میڈم اس گھر میں آ جائے پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابتدا میں قدم ایسے ہی لڑکتے ہیں، وفاداری حق کے راستے پہ چلنا مشکل ہے، ایسے ہی شیطان کئی رکاوٹیں لے آتا ہے۔ آپ ذوالفقار کا ہی خون ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے لگیں گے۔ روکنا چاہتا تھا، تم میرے قریبی ہو، میں نے تم کو کوئی وضاحت دے دی ہے، باتوں کو دہرانے کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں اسے پانے کے لیے جتنی طرف برداشت کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ میری محبت کو سب نے کھلونا سمجھ رکھا ہے، پر میں اس کھلونے کی حفاظت خود کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میری آپ کے ساتھ وفاداری ضرور ہے، پر میں آپ کے کسی غلط کام میں ساتھ نہیں دوں گا۔ میں تمہیں فورس بالکل نہیں کروں گا، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ میران نے بات ختم کی۔ فرید کی جگہ شمس چائے لے آیا تھا۔ سائی نے حکم بھجوایا ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں تو ان کے کمرے میں چلے جائیے گا، بات کرنی ہے کچھ۔ شمس نے کہتے ہوئے نظر پریشانی میں مبتلا عزیز پہ ڈالی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ عزیز نے مٹھیاں ضبط کی۔ ٹھیک ہے، میران نے موبائل سے توجہ ہٹا کے کہا تو وہ سر ہلا کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عزیز بے چین سا سیڑھیاں اترتے ہوئے کوریڈور سے نکل کے ہال کی طرف آیا، جہاں سے باہر کا راستہ تھا۔ ذوالفقار اسے وہیں بیٹھے ملے۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، پر ذوالفقار کے مخاطب کرنے پہ رک گیا۔ تم میرے بیٹے کے لیے مشکل پیدا مت کرو۔ ان کا انداز یک تھا۔ عزیز نے نگاہیں جھکائی رکھی، اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے سائن سے بالکل یہ توقع نہیں تھی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا، اسے غلط قدم اٹھاتا دیکھ کر بے بسی پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ میران کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے بیٹے نے بچپن سے مجھ سے جو چیز مانگی میں نے اس کے سامنے لا کر رکھ دی، تو پھر اب کیسے اس لڑکی کو اس سے دور رکھ سکتا ہوں؟ میرے لیے میرا بیٹا اہم ہے، وہ جیسے واضح کر رہے تھے، اور جو اس کے لیے اہم ہے، جن کو وہ چاہتا ہے، میرے لیے وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے تم۔ میران نے کہا، بابا سائیں عزیز کا اسکول میں داخلہ کروائے۔ میں نے کروا دیا، عزیز کو جاب بھی دی، اپنے بیٹے کا محافظ بنا دیا، اور اب وہ شنماری کی بیٹی ہے، تھوڑی انا تو میں مار ہی سکتا ہوں۔ سگار لبوں سے ہٹا کے دھوئیں کا مرغولا ہوا میں اڑایا۔ عزیز نے سانس بھری اور نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا قرب وہ دیکھ چکے تھے۔ میں مشکل پیدا نہیں کروں گا، پر اتنا جانتا ہوں، میران جا اور ذوالفقار جا ایک ہی رستے پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں طنز مار گیا تھا۔ ذوالفقار خاموش رہے اور عزیز شمس پہ نگاہ ڈالتا پلٹ گیا۔